हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लीगल एडवाइज़र एडवोकेट लखन सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई जानकारी भरी वीडियो, जिसमें मैं बात करूँगा स्टे ऑर्डर के बारे में। क्या है स्टे ऑर्डर कैसे ले सकते हैं और स्टे ऑर्डर लेने में क्या होता है प्रोसेस। स्टे ऑर्डर एक प्रसिद्ध शब्द है जहाँ कहीं किसी भी अचल संपत्ति से जुड़े विवाद को लेकर बात होती है, वहाँ स्टे ऑर्डर शब्द भी बातचीत के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कहा गया है कि स्टे ऑर्डर शब्द अत्यंत प्रसिद्ध शब्द है। इस वीडियो के माध्यम से स्टे ऑर्डर क्या होता है और यह किस कानून के अंतर्गत दिया जाता है तथा इस ऑर्डर का पालन कैसे किया जाता है, यह सभी जानकारियाँ आज मैं आपके सामने इस वीडियो के रूप में पेश कर रहा हूँ। स्टे ऑर्डर एक आम बोलचाल का शब्द है। कानूनी रूप से इसका नाम अस्थायी निषेधाज्ञा या फिर स्थगन आदेश है। यह न्यायालय का दिया हुआ है। ऐसा आदेश होता है जो किसी कार्रवाई को त्वरित रूप से रोक देता है और ऐसा आदेश एक अनिश्चित समय के लिए होता है। परंतु यदि न्यायाधीश द्वारा ऐसे आदेश को दिए जाते समय अनिश्चित समय का उल्लेख नहीं किया जाता है, तब यह आदेश 6 माह के लिए होता है। कभी कभी अचल संपत्ति के विवाद में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब किसी पक्षकार के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो, तब न्यायालय मामले में हस्तक्षेप कर अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित कर देता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के खेत पर किसी कानूनी प्रक्रिया को बताकर कब्जा किया जा रहा है, तब वह व्यक्ति उस कब्जे के विरुद्ध प्राथमिक स्तर पर न्यायालय में कोई वाद संस्कृत करता है। ऐसे वाद को संस्कृत किए जाने के बाद यदि संबंधित पक्षकार खेत पर अवैध कब्जा करने आ खड़ा हुआ है, तब पीड़ित पक्षकार उच्चतर स्तर के न्यायालय में, जहां जिला न्यायालय हो, उच्च न्यायालय भी शामिल है, में ऐसी अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए परिवाद प्रस्तुत कर सकता है तथा न्यायालय से निवेदन कर सकता है कि उसके मामले में स्थगन आदेश पारित किया जाए। इस प्रकार का स्टे ऑर्डर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। इस आदेश 39 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि कोई पहले से चल रहे मुकदमे में या फिर नए लाए गए मुकदमे में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिस व्यक्ति के पास कब्जा है उस व्यक्ति से कब्जा छीना जा रहा है, अवैध कब्जा प्राप्त किया जा रहा है या उसकी भूमि में घुसपैठ की जा रही है, तब वह व्यक्ति जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में ही इस प्रकार के स्टे ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। न्यायालय इस एप्लीकेशन के प्राप्त होने पर मामले की गंभीरता को देखकर शीघ्र से शीघ्र सुनवाई करती है। यदि कोई मामला अत्यधिक गंभीर प्रकृति का हो तो उस मामले में 1 से 2 दिन के भीतर ही सुनवाई हो जाती है। पर कोई मामला अधिक गंभीर नहीं है तब ऐसी सुनवाई 15 से 20 दिनों के भीतर की जाती है। दोनों ही पक्षकार को न्यायालय में उपस्थित होकर एक दूसरे के तथ्यों से न्यायालय को अवगत करना होता है। कभी कभी न्यायालय केवल पीड़ित पक्षकार को ही सुनती है और दूसरे पक्षकार को एक्स पार्टी कर देती है और इस प्रकार एक्स पार्टी करके मामले में आदेश पारित कर दिया जाता है। दोनों ही पक्षकार को सुनने के बाद न्यायालय कब्जे से संबंधित सबूतों को देखती है, वाद से संबंधित सबूतों को देखती है, उसके बाद अपना आदेश पारित करती है। यह आवश्यक नहीं है कि न्यायालय हर मामले में ही स्टे ऑर्डर प्रदान कर देता है। जहां उसे लगता है कि निषेधाज्ञा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, वह न्यायालय किसी प्रकार का स्टे ऑर्डर प्रदान नहीं करता है। एक बहुत ही फेमस जजमेंट है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि मिजोरम राज्य व अन्य बनाम मैट्स पूजा फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के मामले में स्टे ऑर्डर से संबंधित कानून को किसी भी कोर्ट को स्टे देते समय 3 प्रकार के पहलुओं पर विचार करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है सुविधा संतुलन, दूसरा है अपूर्णीय क्षति या चोट और तीसरा है प्रथम दृष्टया मामला। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने मिजोरम सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि चूँकि रीट पिटीशन का अंतिम परिणाम लंबित है, इसलिए दिनांक 4/6/2019 को रुचि अभिव्यक्त कर चुके पेपर लॉटरी ड्रॉ के सभी अनुसरणकर्ताओं को स्थगित रखा जाए। स्टे ऑर्डर लेने के लिए भी सबूत प्रस्तुत करना होता है और न्यायालय में साबित करना होता है कि यदि किसी प्रकार पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जा रहा है तो ऐसा कब्जा अवैध है और जिस व्यक्ति ने स्टे ऑर्डर के लिए निवेदन किया है उस व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसके पास पूर्व से मकान पर कब्जा है और किस नाते उसका कब्जा वैध है। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास में कब्जा किसी भी प्रकार से हो
सकता है, माली के तौर पर कब्जा हो सकता है, किराएदार के तौर पर कब्जा हो सकता है, देख रेख के नाते कब्जा हो सकता है, पावर ऑफ अटॉर्नी के वास्ते कब्जा हो सकता है। तब उसके कब्जेदार को ये साबित करना होता है कि उसका कब्जा किस नाते और कब से वह उस संपत्ति पर है। यदि यह दोनों बातें न्यायालय में साबित कर दी जाती है तो तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या इस विवाद से संबंधित कोई मुकदमा किसी न्यायालय में चल रहा है या फिर कोई नया मुकदमा लाया गया है। इन दो ही परिस्थितियों में स्टे ऑर्डर पारित किया जाता है, जब कोई मुकदमा किसी न्यायालय में चल रहा हो या फिर कोई नया मुकदमा न्यायालय में लाया गया हो। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको स्टे ऑर्डर के बारे में अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि किसी मंदिर की ज़मीन पर किसी पुजारी का कब्जा है। पुजारी का कब्जा पिछले 75 वर्षों से है। उस पुजारी का यह दावा है कि वह जगह मंदिर की नहीं है, बल्कि मंदिर की देखरेख करने के बदले किसी समय के शासक द्वारा वह ज़मीन उस पुजारी के पुरखों को दी गई थी। इस प्रकार से वह ज़मीन पुजारी के पुरखों का मेहनताना है जो उसे मंदिर की देखरेख करने के बदले में मिला है। अब यदि सरकार किसी कानून के माध्यम से मंदिर को अपने कब्जे में ले लेती है और उस जगह पर, जिस जगह पर मंदिर के पुजारी का कब्जा है, यह दावा करती है कि जगह भी मंदिर की है, इसलिए हम जगह पर कब्जा भी लेंगे और अपने अधिकारियों को भेजकर मंदिर की उस जगह पर कब्जा कर लेने के लिए खड़ा कर देती है। ऐसी स्थिति में पुजारी को पहले वाद संचित करना होगा। यह वाद पुजारी अपने कब्जे और अपने हक के लिए प्रस्तुत करेगा। इस वाद को प्रस्तुत करने के बाद वह न्यायालय से स्टे ऑर्डर प्राप्त कर सकता है। तो आई होप मेरे फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।